लोगों को अगर लुटियन जोन में कभी हमारे घर आते हैं, उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर सीधे उस लुटियन जोन में पहुंचा होगा। मैं पार्टी के किसी पद पर नहीं हूं, मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हूं, लेकिन आपके तो भाई यह विधायक परिवारवाद भी की परिधि में आया ही कैसे? नहीं, आपके भाई भी विधायक हैं, ये वो परिवार पर एक बात बताऊं, मैं यही कह रहा हूँ, क्या इरादा है चुनाव लड़ने नहीं, मैं उनका कोई भी काम नहीं देखता हूं। और मैं उस राम जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर भी हम लोग तो बच्चे को अलाउड नहीं था, पर जेलर ने मेरी जो है जिद देखकर मुझे एक दिन, मैं करीबन 7 या 8 साल का था, उसने एक दिन मुझे भी बोला कि कुछ दिन देर तुम भी जेल में बिता लो। और यही कारण है कि शायद मेरे पिताजी ने मेरा नाम और मेरे भाई का भी नाम पंकज नीरज, दोनों का पर्यायवाची कमल है। मार डांट तो तब देते जब उन्हें उनके पास समय होता है। पूरा का पूरा एक एक जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण इस संगठन को उन्होंने समर्पित कर दिया। नाम बदल लेने से चरित्र तो बदलता नहीं। और जब सीट बंटवारा जब चालू होगा तो आप देखिएगा ये सर फुट अव्वल और जोरों से उसकी आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। अब चिकनकारी और टुंडे कबाब के लिए नहीं, अब लखनऊ में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी बन रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका परिचय कराते हैं एक शख्सियत से। शख्सियत वो जिनका घर जो है वो पूर्वांचल में पड़ता है, लेकिन राजनीति लखनऊ के करते हैं, और अगर आप कहेंगे इम्पैक्ट तो देश के प्रदेश के युवाओं पर पड़ता है। बात करेंगे हम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नोएडा से विधायक पंकज सिंह के भाई नीरज सिंह से। लोग थोड़ा लो प्रोफाइल हैं, कम जानते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर क्यों नीरज सिंह के चर्चे हो रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पे। नीरज जी, जैसा हमने बात की कि आपके पिता राजनाथ सिंह, अगर आप बात करेंगे राजनीति में तो इस वक्त भारत के नंबर 2 नेता कहने में कोई गुरेज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी चर्चा होती है। बहुत पुराने नेता हैं, लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है। उसके अलावा आपके भाई पंकज सिंह, वो भी बहुत चर्चा में रहते हैं, आजकल उनके वीडियो भी खूब वायरल होते हैं। लेकिन इनकी कहानी तो जनता जानती है। क्या कहानी है नीरज सिंह की? कैसे, जरा अपने बारे में बताइए, कैसा रहा आपका जीवन? मैं एक साधारण परिवार में ही जन्मा। माने साधारण परिवार तो नहीं था ना वो। साधारण परिवार का संघर्ष, मुझे लगता है लोगों को जानकारी नहीं होती। लोगों को अगर लुटियन जोन में कभी हमारे घर आते हैं, उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर सीधे उस लुटियन जोन में पहुंचा होगा। उसके पीछे का संघर्ष है, और उस संघर्ष में कहीं ना कहीं परिवार का भी एक सेक्रीफाइस होता है, ये एक योगदान होता है, जिसकी चर्चा कम ही लोग करते हैं। मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी राजनीतिक जीवन जो मेरे पिता ने भी जिस जीवन को काटा, जिस संघर्ष से वो गुजरे, उस संघर्ष के साथ ही हम लोग भी थे, परिवार के जन। और यही कारण है कि आज इतने बड़े राजनीतिक जीवन होने के बाद भी वह बेदाग हैं और पूरी स्वच्छंदता के साथ आज भी वो राजनीति कर पाते हैं। मैं जहाँ तक मेरे संदर्भ में, मैं जैसे मैंने बताया उस समय का एक साधारण परिवार, मैं उसको ठीक करता हूँ, आप कहते हैं तो। और इसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी मिर्ज़ापुर के शहर पे करी, और जहाँ आपके पिताजी खुद जी पढ़ाते हाँ, थे। वो खुद शिक्षक थे। बाद में फिर मैं इंजीनियरिंग भी मैंने करी। फिर वहाँ से मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। तो मैं फिर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अंग्रेज़ों के पैसे पर मैं अंग्रेज़ों के यहाँ पढ़कर आ गया। और फिर इसके बाद मुझे कुछ मल्टीनेशनल्स में काम करने का मौका मिला। पर कहीं ना कहीं हम लोग कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल थे। और पार्टी की जो एक नीति और रीति है कि किस प्रकार से हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुंच सकें, अंत्योदय का जो भाव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पार्टी की स्थापना के समय रखा था। और यही कारण है कि शायद मेरे पिताजी ने मेरा नाम और मेरे भाई का भी नाम पंकज नीरज, दोनों का पर्यायवाची कमल है। तो हम लोग वही कार्य को कर रहे हैं। और इसके बाद करीबन इट्स बीन 16 ईयर्स, 16 साल हो गए हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, कई लोगों के चर्चे होंगे, राजनीतिक परिवारों के बच्चों के भी चर्चे होंगे कि उनके बेटे बेटी इतने वर्ष यहाँ तुरंत यहाँ पहुँच गए, पर शायद आपको मेरे जैसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि 16 वर्ष से कोई साधारण कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहा है। एक सवाल जब मैंने पूछा आपके परिवार आपने बारे में बताई, तो मेरा बड़ी दिलचस्पी है कि वो दौर कैसा था जब
आप आपके पिता मिर्जापुर में टीचर थे, उस वक्त कैसी स्थिति थी घर में? कैसा स्ट्रगल आपने अपने शुरुआती जीवन में देखा? समस्याएं थी, दिक्कतें तो रहती थी, और क्योंकि एक किसान परिवार से जन्मे थे, अपने बलबूते व केबी डिग्री कॉलेज के शिक्षक रहे, पर मन में था कि पार्टी के विचारधारा को, एक ऐसी विचारधारा जिसमें इस देश की मिट्टी की खुशबू है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। किसी पाश्चात्य संस्कृति, किसी एवं ने इस पार्टी को नहीं बनाया था। और मैं जब बताता हूं कि आज तो हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, 300 से ज़्यादा सांसद, 1600 से ज़्यादा विधायक, एक दौर वो भी था कि जब कार्यकर्ता जोड़ने पड़ते थे, एक एक जोड़ने पड़ते थे, और इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो भी समय रहा कि उन्होंने, मतलब जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ऐसे स्थान पर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी में नज़रबंद होकर 21 महीने जेल भी काटी। तो बड़ा संघर्षों वाला जीवन रहा, पर धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जोड़ते जोड़ते, जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता है पूरा परिवार समर्पित था, तो जिस पार्टी के बारे में लोग हंसी मजाक में कहते थे कि ये हम दो हमारे दो वाली पार्टी है, आज देखिए 300 से ज़्यादा सांसद, 1600 से ज़्यादा विधायक और 18 करोड़ से ज़्यादा वाले कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी बन गई। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे हैं, एक और सवाल इसमें मैं जोड़ ही लेता हूँ, जब हम देखते हैं राजनाथ सिंह जी को तो बड़ी एक टफ टीचर वाली छवि दिखती है। आप तस्वीरें देखिए, आंखों में एक तरीके से वो जो टफ छवि है, बतौर पिता कैसे कैसे थे? क्या उतने ही टफ थे? आप लोगों को मार डांट इन सब का भी सामना करना पड़ता था? मार डांट से तो हम लोग, कोई किस्सा सुनाइए। नहीं, मार डांट से तो हम लोग बचे रहे, क्योंकि मार डांट तो तब देते जब उन्हें उनके पास समय होता है। पूरा का पूरा एक एक जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण इस संगठन को उन्होंने समर्पित कर दिया। आज तो लोग तमाम साधन सुविधाएं हैं, लोग हॉलीडेज जाते हैं, हॉलीडेज पे जो है विदेशों तक लोग छुट्टियां मनाते हैं, पर मुझे ये बताते हुए आपको भी आश्चर्य होगा कि हम लोग कभी भी आज तक पारिवारिक किसी हॉलीडे पे नहीं गए इतना। और आज तो हम लोग के पास भी समय नहीं, अब हम लोग के परिवार है, हम लोग उसको समय नहीं दे पाते। पूरा का पूरा समय क्षेत्र में लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के इस बड़े परिवार के साथ बीतता है। एक आरोप लगता है, विपक्षी भी लगाते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, अब आप उसमें बसपा की भी गिनती कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये आरोप आपके ऊपर क्यों न लगे? क्योंकि आपके पिता राजनीति में हैं, आपके भाई राजनीति में हैं, आप राजनीति में, तो ये एक आरोप। अच्छा, ये बताइए, मैंने कहा कि 16 साल से मैं पार्टी के किसी पद पर नहीं हूं, मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हूं, तो यह परिवारवाद की परिधि में आया ही कैसे? नहीं, आपके भाई भी विधायक हैं, ये वो परिवार। पर एक बात बताऊं, मैं यही कह रहा हूं कि जब आप बात करेंगे राजनीति, जो आरोप लगते हैं, तस्वीरें छपती हैं तो उसमें छपता है कि नीरज सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, ऐसा है कि माँ की कोख से पैदा होता ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार बन जाता है। कोई बिना किसी संगठन में कार्य किए हुए सीधे जो है जनप्रतिनिधि की दावेदारी टिकट मांगने लगता है, यह परिवारवाद होता है। और मैं, जब आपने पंकज जी की बात करें तो मैं बता दूं कि पंकज जी युवा मोर्चा में कार्य करता रहे, वह जो प्रदेश के संगठन में मंत्री रहे, महामंत्री रहे, आज उपाध्यक्ष हैं, और 2007 में टिकट मिला था उन्हें विधानसभा के। और माननीय राजनाथ सिंह जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उस पेज पर मैं साइन करूं जिस पर उम्मीदवार के रूप में मेरे बेटे का नाम है। और वह जो है, उन्होंने उनको टिकट विड्रॉ करा दिया। 2007 के बाद उन्हें वो टिकट मिला 2017 में, 10 साल। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने 10 साल मुझे दे दो और फिर मैं आपको उसी जगह लेकर जाता हूं जहां पर आप 10 साल पहले थे। क्या आप वो 10 साल देंगे? मुझे लगता है कोई नहीं देगा। तो इसलिए जो मापदंड जो स्थापित किए गए हैं, और एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, और उसमें आप मुझे भी लीजिए, 16 वर्ष हो गए इस पार्टी के काम करते हुए। आज तक इस पार्टी के लिए के एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा करने का हम लोगों ने संकल्प किया है, और वो हमारी पूजा है, वही हमारा यज्ञ है, उसी में हम सारी
लोगों की आहुति डल रही है। आपने समाज सेवा की बात कही, बड़ी बहुत चर्चा होती है आपके अटल स्वास्थ्य मेला की। हर साल लगभग आप उसको करते हैं। जरा बताइए दर्शकों को क्या है और लखनऊ से क्या प्यार है नीरज सिंह का? लखनऊ में ही हम लोग पले बढ़े और वहीं पर हमारी प्राथमिक शिक्षा भी हुई। अटल जी को मैं सही बताऊं तो पिताजी उनको देखकर ही उन्होंने भी राजनीति करी, और हम लोग के लिए तो वो एक ऐसे युग पुरुष के रूप में थे जिनको हम लोग देखते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। और हम लोग तो कहीं छोटे छोटे तो उन्हें ईश्वर के रूप में ही देखते थे। बचपन में मुलाकात हुई कभी अटल जी जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई और मुझे उनकी गोद में बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं उस राम जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर भी हम लोग बच्चे को अलाउड नहीं था, पर जेलर ने मेरी जो है जिद देखकर मुझे एक दिन, मैं करीबन 7 या 8 साल का था, उसने एक दिन मुझे भी बोला कि कुछ दिन देर तुम भी जेल में बिता लो। तो ऐसा रहा है। और हम बात कर रहे थे आपके लखनऊ हाँ, तो अटल स्वास्थ्य मेला उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह समर्पित है। और 2018 में उनका जब देहावसान हो गया तो हमने ये सोचा कि ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से हम श्रद्धांजलि दें। तो हमने ये निश्चय किया कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो संतोदय की विचारधारा को उन्होंने दिया है, वो ऐसे अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाए। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता होती है, यह इस समय अटल स्वास्थ्य मेला भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मेला है। आप वहाँ पर आइए, जितने भी प्रोमिनेंट अस्पताल हैं, मेदांता, अपोलो, पीजीआई, केजीएमयू, दे ऑल आर पार्ट ऑफ आवर अटल स्वास्थ्य मेला। और पिछले वर्ष हमने 20,000 से ज़्यादा लोगों की ओपीडी करी और करीबन 20-30 हज़ार लोग केवल उस कार्यक्रम को देखने के लिए आए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया। और अब 17 और 18 दिसंबर को राजाजीपुरम पीएनटी ग्राउंड लखनऊ में इस आयोजन को पुनः किया जा रहा है। और यह हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ट्राई साइकिल विकलांगों के लिए, इलेक्ट्रिक मशीन, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि, उनके लिए स्टिक, हियरिंग एड्स जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते उनके लिए आंखों के चश्मे, जो जिनके हाथ पांव नहीं हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स, उन सब को स्वावलंबी बनाकर उन सारी व्यवस्थाओं को, और ऐसी कई सॉफ्ट स्टोरी आप देखेंगे कि लाखों लाखों रुपए के जो ऑपरेशंस होते हैं वो वहाँ पर मुफ्त होते हुए आपको दिखेंगे। तो लगेगा कि निश्चित रूप से यही असली सेवा है और यही असली पूजा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये हमारी श्रद्धांजलि है। और इस बार मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमारे बीच में हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी इसके उद्घाटन के लिए 17 दिसंबर को अटल स्वास्थ्य मेले में आ रहे हैं। बिल्कुल, मेले की आपने बात की, चर्चा आपके रोजगार मेले की भी होती है, उसके बारे में जरा आप दर्शकों को बताइए। मेरा ये मानना है कि इस बढ़ते हुए भारत की भागीदारी में अगर युवाओं को जोड़ना है तो रोजगार उसका एक माध्यम है। रोजगार स्वावलंबी बनाता है और कहीं ना कहीं एक इंडिया जो एक इमर्जिंग फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में है, उसमें हमारे युवाओं की भी एक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और रोजगार मंत्रालय, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, इन सब को लेकर और सारी कंपनीज को हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से हम लोग जोड़ते हैं। और अभी जो पिछला रोजगार मेला हुआ, पुनः हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में थे। और मुझे बताते हुए आपको खुशी है, ऐसे 5,884 5,884 ऑफर लेटर्स हमने उस रोजगार मेले में दिए। कई ऐसी सॉफ्ट स्टोरीज हैं। अब एक बिटियाई वो विकलांग थी, व्हील चेयर पे थी, कह रही थी कि यहाँ मुझे रोजगार दिला दीजिए। हम लोग परिवार में जो है, मतलब परिवार हमको एक लाइबिलिटी के रूप में देखता है। पर जब उसके हाथ में जब सौभाग्य फाउंडेशन ने जब 15,000 की उसको नौकरी दी तो वो लौट कर आई, बोली भैया मैं लाइबिलिटी के रूप में आई थी, अब मैं अपने घर एसेट के रूप में जा रही हूँ। ऐसे कई सॉफ्ट स्टोरी और ऐसे कई काम उस रोजगार मेले के माध्यम से भी हम करने में सक्षम हो पाए। बिल्कुल, एक परिचय आपको और बताते हैं। आप तो इनको बतौर राजनाथ सिंह के बेटे, बतौर भाजपा नेता जानते हैं। एक परिचय ये भी है कि फिकी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी हैं। बड़ा सवाल है नीरज जी, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम जहाँ बैठे हैं नोएडा, ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। सेक्टर 62, सेक्टर 63 में जब आप जाएंगे तो आपको तमाम बिल्डिंगें नजर आएंगी जो थोड़ी उस तरीके की नहीं रह गई, वो थोड़ा वीरान हो गया। लोगों ने लगाया लेकिन वो मामला नहीं हुआ। गुड़गांव जिस तरीके से हब बन गया, नोएडा उस तरीके से हब नहीं बन पाया। क्या लगता है कि आपको क्या कमी रह गई और आप क्या देखते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों को? देखिए, मैं अगर
पूर्ववर्ती बातों में करेंगे तो मैं निश्चित रूप से सरकार की नीति और उनकी जिस प्रकार की रीति थी, दोनों को उसका गुनहगार मानता हूँ। एक उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन बन गया था कि एक तो यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती और नीति निर्धारण के लिए कोई भी एक डेडिकेटेड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस नहीं है। पर बदली हुई परिस्थितियों में अगर विकास को अगर आपको कहीं भी जमीनी स्तर पर लाना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस रिजीम में लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अब आप देखिए, इसी का कारण है कि जब हम इन्वेस्टर सबमिट किया लखनऊ के अंदर तो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इस पर 116 आप बात कर रहे हैं, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस पे एक आरोप अखिलेश यादव बहुत लगाते हैं, कहते हैं कि बड़ा बड़ा एएमयू साइन कर लेते हैं, नंबर दिखाते हैं, पैसा कहाँ है। ऐसा है कि और ये भी कहते हैं कि सारा काम तो हमने किया, नाम आपने बदल लिया है। अगर वो सारा काम उन्होंने किया होता तो उनको ये बताना चाहिए कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग होती है तो उस उत्तर प्रदेश उनके रिजीम में क्यों नहीं नंबर 1 था। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम हैं नंबर 1 पर, लॉजिस्टिक्स ईज में हम नंबर 1 पे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बिल्ड में हम नंबर 1 पर हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड फंक्शन में हमें नंबर 1 मिलता है। तो निश्चित रूप से 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और जमीनी स्तर पर अगर हम 10% भी उसका ले आए तो वी विल बिकम ए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और जब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया तो माननीय मोदी जी की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को हमारे इस देश का एक परिकल्पना उन्होंने रखी है, वो परिकल्पना भी पूरी होगी। बिल्कुल। एक सवाल मैं और लेता हूं, चूंकि आपने योगी आदित्यनाथ की बात कही। बहुत चर्चे हैं, राजस्थान में भी उनकी डिमांड होती है, हैदराबाद में भी उनकी डिमांड होती है। आपको कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? और मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको बतौर मुख्यमंत्री मत आकिए, मैं कह रहा हूं कि उनको बतौर नेता आकिए कि आपको कैसे लगते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी बार उनसे मिला हूँ। चीज़ों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। अगर आप उनसे कोई विषय रखिए तो ऐसा नहीं है कि वह कह देंगे कि बगल मैं अपने किसी अधिकारी को दे देता हूँ, वह देख लेगा। वो ऑन द स्पॉट उसके बारे में पूरी जानकारी जो भी होती है एकत्र करते हैं और कोशिश यह करते हैं कि जो भी व्यक्ति उनसे मिल रहा है वहीं से वहीं निराकरण लेकर जाए। और यही चाहिए, क्विक डिलीवरी। ये माननीय योगी जी की सरकार के रिजीम में हुआ है और यही कारण है कि आज जब मैं विकास का ही बात कर रहा हूँ, इनकी क्विक डिलीवरी के कारण ही विकास कोई नोएडा या गाजियाबाद के पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र नहीं, लखनऊ के क्षेत्र तक ही नहीं, आज बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर हो रहे हैं। 4 लाख करोड़ के एमओयू बुंदेलखंड में भी साइन हुए तो 10 लाख करोड़ के पूर्वांचल में हुए। 65 हमारे आप देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में हम कितने पीछे थे। अस्पतालों के अंदर अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कार्य किए जाने की आवश्यकता है, पर हर एक जिले में वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। तो और हमारे एक सांस्कृतिक धरोहर है इस उत्तर प्रदेश की, एक कल्चर टूरिज्म के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। आज जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है और जो हमारा एक्सप्रेसवे आज जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आज पूर्वांचल के जिलों तक पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से और सारे कल्चर टूरिज्म स्पॉट को जोड़ रहा है। आज मथुरा का मंदिर जो है वहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, विंध्याचल में कॉरिडोर बन रहा है, काशी विश्वनाथ में आप देखिए सारे मंदिर जो जमींदोज थे वो भव्य रूप प्राप्त कर रहे हैं और भगवान राम का भी, श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें केवल आप उसको ये मत देखिए कि भाई किसी हिंदू संस्कृति के धरोहर हैं इसलिए उसका निर्माण हो रहा है। वो इसलिए भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको एक मॉडल के रूप में हम विश्व के सामने लेकर जाएं। क्योंकि आपने मंदिर की बात की, 2 छोटे सवाल मेरे हैं। एक तो मथुरा में लेकर बहुत चर्चा है, लोग विरोध कर रहे हैं कि हम जब कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिन लोगों की दुकानें टूट रही हैं उनका विरोध है कि हमें क्यों हटाया जा रहा है। दूसरा, आपकी सरकार ने एक बजट दिया है मंदिर उत्सव मनाने के लिए, जो रामचरितमानस के पाठ किए जाएंगे। विपक्ष कहना है कि रामचरितमानस तो घर घर में होता है, उसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत है? ऐसा है कि अगर हम हिंदू संस्कृति को और हिंदू हमारे धरोहरों को अगर हम उसका महिमा मंडन करते हैं और हम उसको देश विदेश में उसको लेकर जाते हैं तो किसी के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए। हमारी एक विरासत है और उस पर तो हमें गर्व होना चाहिए और उसको हम जितना सजाएं, संवारें, संजोएं, यह तो हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
ये हिंदू संस्कृति ने ही पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा दी है, लोगों को जोड़कर चलने की। और तभी यहाँ पर ना इतने कास्ट, क्रीड, जेंडर के आधार पर कोई आपको नहीं है। आज 140 करोड़ के भारतीय भाईचारे के साथ इस देश में रहते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और भी है, चूंकि अब हम राजनीति की बात कर ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना हुआ है। अब उससे आप चाहे INDIA गठबंधन कह लीजिए या इंडी गठबंधन कह लीजिए या फिर आप उसको इंडिया कह लीजिए, क्या लगता है आपको कि कितनी टक्कर देगा उत्तर प्रदेश में? पहले तो वो आपस के टक्कर से निजात पा लें, तब तो वो टक्कर देने अब वाली साफ स्थिति में नजर आ रहे आएंगे। हैं चुनाव लोकसभा से पहले। पता नहीं, अभी तक तो मध्य प्रदेश में तो साथ नहीं थे। मध्य प्रदेश में तो एक दूसरे से टक्कर लेते हुए दिखाई दे रहे थे। आपस में एक बार उनकी टक्कर खत्म हो जाएगी, तब तो वो टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि नाम बदल लेने से चरित्र तो बदलता नहीं। और जब सीट बंटवारा जब चालू होगा तो आप देखिएगा ये सरफुट अव्वल और जोरों से उसकी आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। लखनऊ की बात कर रहे हैं, चूंकि आप लखनऊ में काम देखते हैं, आपके पिताजी का संसदीय क्षेत्र भी है, क्या इरादा है चुनाव लड़ने नहीं, मैं उनका कोई भी काम नहीं देखता हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चुनाव लड़ने का आपका लखनऊ में आपके पिता का संसदीय क्षेत्र है, आप वहां पर सामाजिक कार्य, तो क्या मेरा घर भी है, तो चुनाव लड़ने का इरादा? वो मेरा घर है, उनका संसदीय क्षेत्र ये तो सत्य है, पर मेरा घर भी है और मैं वहीं पला बढ़ा, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई। तो पर लखनऊ के विकास कार्यों को लेकर मेरी स्वयं की चिंता भी है कि किस प्रकार जिस जगह पे मैं रहता हूँ, एक सामाजिक और एक वहाँ का प्राणी होने के नाते ये मेरा एक नैतिक दायित्व भी है उस शहर के लिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास कर सकता हूँ। यह प्रयास रहता है कि वहाँ पर जिस इन मेलों के माध्यम से यही है कि मैं अपने दायित्व का किस प्रकार से निर्वहन कर पाऊँ। बाकी जो संसदीय क्षेत्र में वो भी काम तो चल रहे हैं। अब आप देखेंगे वहाँ 105 किलोमीटर्स का रिंग रोड बन रहा है। इट विल बी ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कितनी जो भी कंपनीज आएंगी उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर वहाँ पर उनको लैंड अवेलेबिलिटी होगी। वहाँ 3 नए स्टेशन बन रहे हैं। गोमती नगर का नया स्टेशन, आलमनगर को सैटेलाइट स्टेशन, 4 बाग की सेकेंड एंट्री का काम, टर्मिनल 3 वहाँ बन रहा है। और जो कहते हैं ना कि वो लखनऊ चिकन के लिए है, टुंडे कबाब के लिए, हाँ चिकनकारी के लिए, और टुंडे कबाब चिकन ना समझ, हाँ 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 निश्चित रूप से लखनऊ है तो हो सकता है समझ सकते हैं। तो अब चिकनकारी और टुंडे कबाब के लिए नहीं, अब लखनऊ में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी बन रही है। तो लखनऊ अपनी पहचान बड़ी मजबूती के साथ बना रहा है। करीबन 48,000 करोड़ वर्थ के काम जो है वहाँ पर चल रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के को एक ऐसा कैपिटल जो पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगा, लखनऊ में उस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। बिल्कुल वही, मैं एक आखिरी सवाल मैं जो पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। 16 साल हो गए कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में चुनाव लड़ने का, क्योंकि अंतिम परिणति तो वही। देखिए, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। हर बार हर व्यक्ति सब कुछ पद पाले। हमने यही सीखा परिवार में कि व्यक्ति का कद जो है उसके पद से नहीं होता, वो क्या कार्य करता है, लोगों से कितना जुड़ा हुआ होता है, कितना डिलीवर कर पाता है, उससे उसका कद बनता है। इसलिए हमने कभी मांगा भी नहीं, हमने केवल कार्य किया। और इस पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि इस पार्टी के लिए अगर दरी बिछानी होगी तो दरी भी बिछाएंगे। और मैंने आपको बताऊं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए बर्तन धो धोकर मैंने पानी भी पिलाया है कार्यकर्ताओं को। तो दरी बिछाना होगा तो दरी बिछाएंगे, फिर बर्तन हुए धोने हुए तो फिर धोएंगे। और कहीं पार्टी ने कह दिया जाकर किसी बड़े से बड़े सूरमा के आगे सीना अड़ा कर चुनाव लड़ जाओ तो वो भी लड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे नीरज सिंह जी जो ये कह रहे हैं कि पार्टी के लिए अगर दरी बिछाना होगा तो दरी बिछाएंगे, बर्तन धोना होगा तो बर्तन धोएंगे, और किसी सूरमा से भिड़ना होगा तो भिड़ेंगे भी। आपको कैसी लगी नीरज सिंह से बातचीत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीरज जी, यूपी तक से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।